हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, मुझे नहीं लगता अब आवाज़ में कोई दिक्कत आ रही होगी। ठीक है, देखते हैं चलो। तो आज हम करने वाले हैं पीवाई क्यूज़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब पीवाई क्यू में मतलब पिछले सालों में कुछ एक पेपर मैंने लिया है और उसमें आए हुए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन कि हम लोग इसे किस तरह से कर सकते हैं, है ना, वो सभी चीज़ें देखेंगे। तो देखो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है आज, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे आपसे पूछा गया कि लिमिट x टेंड्स टू a। ठीक है, x इनवर्स माइनस a इनवर्स अपॉन x माइनस a। पूछा गया कि भैया इसकी लिमिट बताओ। ठीक है, और ऑप्शंस दे दिए गए 1/a, ऑप्शन नंबर बी है माइनस का 1/a, ऑप्शन नंबर सी है 1/a² एंड ऑप्शन नंबर डी है माइनस का 1/a²। आप लोग वीडियो को पॉज करके ट्राई करें। ठीक है, तब तक हम इसके सॉल्यूशन पे देखते हैं। देखो सॉल्यूशन किस तरह से होने वाला है, कुछ भयानक नहीं होगा इसमें, कुछ डरावना नहीं होगा। बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसानी से, वाकई बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे, ज़रा देखेंगे कि जैसे हमने लिया लिमिट x टेंड्स टू a। ठीक, अब x इनवर्स है तो एक बात बताओ, क्या मैं ये लिख सकता हूँ, यहाँ पर ये लिख सकते हैं। ये तो हो गया न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर क्या बनेगा x माइनस ए। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो भाई हाँ या ना। ये शक्ल तो समझ पा रहे हो ना, बस ये शक्ल समझ में आ जाए। अब ये जैसी शक्ल समझ में आएगी तो लिमिट x टेंड्स टू a इस ऊपर वाले का एलसीएम बोले तो लसा, तो a माइनस एक्स अपॉन ए एक्स, और डिनोमिनेटर में x माइनस ए। अब कारण ये है कि देखो, लिमिट करने का सबसे पहला तरीका क्या होता है कि आप फॉर्म चेक करो। फॉर्म चेक करने का मतलब ये आपने ये रखा यहाँ पर, तो क्या बना, 0/0, यानी 0/0 फॉर्म बन रही है। अब 0/0 फॉर्म बन रही है तो सबसे सिंपल तरीका होता है लॉपिटल रूल। बट लॉपिटल रूल यहाँ नहीं लग सकता, कारण ये है कि ऊपर वाले का नीचे वाले का, हालांकि लग भी जाएगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं लगेगा, लग जाएगा, बट और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, है ना, तो उन्हें भी ट्राई करके देख लें, क्या दिक्कत है। अब जब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो देखो, ऊपर वाले की जो शक्ल है a माइनस एक्स और नीचे x माइनस ए लगभग सेम है, बस आगे पीछे है, तो माइनस ऑफ x माइनस ए, है ना, अपॉन ए एक्स इंटू एक्स माइनस ए। काटा कूटा मच गया, लिमिट पुट करेंगे तो माइनस का 1/a² इज माई करेक्ट आंसर। सो विच इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। बोलो यहाँ तक कोई समस्या, कोई भयानक बात, कोई डरावनी बात नहीं है, है क्या, नहीं है ना, साधारण सी बात है, नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो यहाँ सभी क्वेश्चन मैं लिखूंगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे, ट्राई करेंगे और उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, है ना। तो जैसे अब आपसे पूछा गया कि P एक पॉइंट हमें दे दिया 0 1 0, और Q एक पॉइंट हमें दे दिया 0 0 1। ध्यान से देखेंगे। देन इससे क्या पूछा गया है, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन समझते हैं, हाँ बिल्कुल समझते हैं। प्रोजेक्शन मतलब छाया, जानते हो, प्रोजेक्शन मतलब छाया। द प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन द प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन द प्लेन। अब प्लेन भी हमें दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3। इसका प्रोजेक्शन बताना है। अब सीधी सीधी बात करूं, प्रोजेक्शन का मतलब कि कितनी छाया बन रही है, यानी कि जो छाया बन रही है उसकी लंबाई क्या है। ऑप्शंस क्या है, √3, बी है 3, सी है √2 और डी है 2। ठीक, फिर से आप लोगों के पास समय है, आराम से करें, वीडियो को पॉज करें, ट्राई करें, शुरू करें। देखो बहुत ही ध्यान से समझना। कुछ भयानक बात नहीं है, अगर आप डायग्राम समझ पाओ तो डायग्राम ठीक, नहीं तो अगर दूसरा मेथड समझ पाओ तो दूसरा मेथड ठीक। बट पहले मैं डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश करूंगा, अगर समझ पाओ तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो दूसरा मेथड है ही सही। देखो, तो M1, मेथड नंबर 1, जिसे मैं कहते हैं, जिसे मैं कहता हूँ अपुन का मेथड। ठीक है, अपुन के मेथड समझेंगे, क्या कहता है भैया अपुन का मेथड। कोशिश करो अगर डायग्राम बना पाओ, बहुत ही अच्छी बात है। है ना, या कोशिश करूंगा समझाने की, समझ जाओ तो ठीक है, नहीं समझो तो क्या थप्पड़ देके समझाऊंगा, है ना। ये हुआ। अब प्लेन देखो, जब भी इस तरह का प्लेन हो उसे कोशिश करो कि इंटरसेप्ट फॉर्म में डाल दो, यानी कि x/3 y/3 z/3 इक्वल टू 1। यानी कि एक ऐसा प्लेन,
ध्यान देना, एक ऐसा प्लेन, मैं इसे दूसरे कलर से बनाता हूँ, एक ऐसा प्लेन जो x पर भी 3 से और y पर भी 3 से कट कर रहा है। अब ये जो आपको दिख रहा है, दरअसल ये ऐसा नहीं है कि सीधे रख दिया गया। आप देखो, आपका ये जो घर है, आपका घर है, घर में कमरा है, कमरे का एक कोना ले लिया। तो अब क्या हुआ, एक ब्लेड ऐसी काटी बाहर से जो सिर्फ अंदर का एक तिकोना हिस्सा बना के चली गई। भाई समझो, रुको, मैंने आई थिंक एक मिस्टेक करी है, इसको मैं करेक्ट करता हूँ, रुको। हाँ, ये कुछ इस तरह का बनेगा, कुछ इस तरह का। भाई प्लेन है, कुछ इस तरह का बनेगा। मतलब ये है कि बाहर से जैसे कोना है, तो बाहर से एक पट्टी या एक ब्लेड बड़ी सी एक इस तरह से डाली, जो कि इन दीवारों से अंदर तो आई और नीचे से बाहर निकल गई। तो जो एक शेप बनेगा वो ट्रायंगुलर जैसा शेप बन रहा है ना, भले ही बन रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इसे टेट्राहेड्रॉन भी कहता है, पर छोड़ो ना, गोली मारो, हमें उससे क्या लेना देना। हमें ये पता है कि ये प्लेन है, हमें क्या पता है कि ये वाला प्लेन है। अब ये x/3 मैंने इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलने के लिए क्यों कहा, कारण ये है कि देखो x/3, y/3, z/3, मतलब x को भी ये 3 पर कट कर रहा है, y पर भी ये 3 पर कट कर रहा है, और z पर भी ये 3 पर कट कर रहा है। इसको मैं सपोज x ले रहा हूँ, इसको y ले रहा हूँ, इसको z ले रहा हूँ, मेरी मर्जी। हालांकि होता होगा y ऊपर, मेरी मर्जी में y को नीचे ले रहा हूँ, कर लो जो करना है। नहीं, सही बात है, ठीक। अब भाई डायग्राम समझने की कोशिश करो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो दूसरा मेथड भी, चिंता मत करो, दूसरे मेथड से भी करेंगे। अब जो लाइन है, वो लाइन क्या कह रही है, देखो पी पॉइंट कहाँ है, वाई पर, यहाँ पर, और जेड पर, यानी यहाँ पर, ये लाइन, ठीक है। अब हालांकि ये 3D में मैं यहाँ 2D में नहीं दिखा सकता, बट आप महसूस ऐसा करो कि जो ब्लेड काटी है ना, तो उसके अंदर की तरफ, यहाँ अंदर बीच में, है ना, जैसे एक टेंट बना हुआ है, टेंट, ये टेंट की चोटी है और इसके ये 3 हिस्से हैं। तो ये जो टेंट के अंदर, ये मैंने एक तार बांध दिया, इस तार, अब इसके पीछे से एक मैं टॉर्च बना रखी है मैंने, लाइट पड़ रही है, तो इस पर छाया बनेगी प्लेन पर। उस छाया के बारे में हमें बताना है कि वो छाया कितने लेंथ की है। अब जो भी हो, देखो अगर छाया की लेंथ जाननी है तो सीधी सी बात है, मुझे अगर इस लाइन की लेंथ पता चल जाए, वही छाया की लेंथ है ना। तो इसकी लेंथ अगर मैं देखूं, देखो ये पॉइंट है हमारे पास P, ये पॉइंट है हमारे पास Q। अगर मैं इन दोनों की लेंथ देखूं तो दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। दोनों देखो x तो 0 है, कोई मतलब नहीं है लिखने का, छोड़ो, गोली मारो इसको। दूसरा, y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। सो आंसर कितना आएगा, √2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगर आप डायग्राम से समझ पा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, बट सपोज करो कोई एक इतना गरीब बच्चा है कि बेचारे को डायग्राम समझ में ही नहीं आते, आज तक समझ में नहीं आया 3D के डायग्राम, तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके कंसेप्ट तगड़े हैं। तो मेथड नंबर 2 इसका कहेंगे तपुन का मेथड। ये कोई वो नहीं है, कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है भैया, है ना, पता चले कोई मैथमेटिशियन का नाम समझ के और पागल हो जाओ, वाओ, 2 नए मैथमेटिशियन का नाम पता चला ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। यपुन मतलब मेरा, तपुन मतलब किसी दूसरे का। ये मेरा मेथड नहीं है, जनरली मैं इस मेथड पे प्रेफर नहीं करता, कारण ये कि मुझे कभी समझ में नहीं आते इस तरह के मेथड। हुआ क्या, हमें प्लेन की इक्वेशन दे दी, इसमें डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ती, x+y+z=3। अच्छा, अब प्लेन है तो पक्का इसका नॉर्मल भी होगा, है ना, नॉर्मल तो आप जानते हैं सभी। नॉर्मल क्या होगा, जो इसके कोफिशिएंट होते हैं वही होंगे, यानी आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये हो गया इसका नॉर्मल। अब एक बात बताओ कि जो पी क्यू वैक्टर बन रहा है, डायग्राम को इमेजिन करते रहे ना पीछे, ये जो पी क्यू वैक्टर बन रहा है ना, कि ये जो पी क्यू वैक्टर बन रहा है, अब इस पी क्यू वैक्टर को मैं क्या, इसका डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, क्यू वैक्टर माइनस पी वैक्टर, बोलो हाँ या ना। तो क्यू माइनस पी करते हैं। अच्छा, क्यू वैक्टर क्या है मेरे पास, क्यू वैक्टर क्या है, के कैप, और ये क्या है, जे कैप, है ना। तो क्या बनेगा, माइनस का जे कैप प्लस के कैप। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है।
चलो बहुत ही अच्छी बात है। अब एक चीज़ सोचना, बहुत ध्यान से सोचना। मैंने लिया पी क्यू वेक्टर। पी क्यू वेक्टर लाइन समझ रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, है ना? ये जो प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर एक लाइन बनी हुई है जो इसके पैरेलल है, तो पी क्यू वेक्टर। और इसमें मैं इस नॉर्मल का मल्टी डॉट प्रोडक्ट करवा रहा हूँ, तो क्या ये जीरो आएगा? क्यों जीरो आएगा, कोई बता सकता है? भाई सोचो सोचो सोचो, क्या ये जीरो आएगा? दोबारा तो देखो कि ये जो पी क्यू लाइन है और इस प्लेन का जो नॉर्मल है, भाई एक मैंने एक प्लेन बनाया, ये इसका नॉर्मल, और यहाँ कहीं लाइन है, तो मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवा रहा हूँ तो वो जीरो आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि दोनों 90 डिग्री पर है। कॉस 90 जीरो होता है, याद है ना? क्योंकि पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो मतलब हमें जानने की जरूरत ही नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भी हमारा दूसरा हिस्सा क्या कहता है कि पी क्यू वैक्टर का मॉड्यूलस √2 आएगा, ये आप जानते हो, और यही हमारा आंसर भी है। क्योंकि अगर ये पैरेलल है भाई, इस मेथड से हमने क्या किया, हमने बिना डायग्राम के मैथमेटिकली ये प्रूव किया कि ये दोनों पैरेलल बन रहे हैं। मतलब ये जो प्लेन बन रहा है और ये जो लाइन बन रही है, ये पैरेलल है, ये कहीं भी एक दूसरे को आगे कहीं भी इन्फाइनाइट पे जाके एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, मतलब परमानेंट पैरेलल चल रहे हैं, है ना? तो हमने ये मेथड उसके लिए किया, और ये सीधे डायग्राम समझा, टॉर्च मारी, काम खत्म। तो टॉर्च मारने वाला आई थिंक ज़्यादा बेटर था, क्या कहते हो? था ना? चलिए, अगर था तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहेगा कि इफ ए बी सी ये कैसे हैं, आर नॉन कोप्लेनर। पहली चीज, अब ये नया शब्द आ गया, नॉन कोप्लेनर। पहले तो कोप्लेनर ही नहीं पता, नॉन तो बाद की बात है ना? आधे तो इसी चीज में फंस जाते हैं कि भाई साहब ये क्या हुआ, त्राहिमाम करने लग जाते हैं। यूनिट वेक्टर्स सच दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये क्रॉस प्रोडक्ट वाला आ गया भाई साहब। हमें तो डॉट ही नहीं आते अच्छे से, क्रॉस क्या समझेंगे? चलो देखते हैं, कोशिश करेंगे। देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, ए और बी के बीच में एंगल बताना है। अब देखो यहाँ तो ये √2, हाँ मैं वही देख रहा था, टिक लगाया नहीं लगाया। ऑप्शन नंबर ए π/4, ऑप्शन नंबर बी π/2, ऑप्शन नंबर सी 3π/4, और ऑप्शन नंबर डी पाई। फिर से आपके पास मौका है, वीडियो को पॉज करेंगे, धड़ाधड़ से चेक करेंगे कैसा जा रहा है कैसे नहीं जा रहा, फिर आगे देखेंगे, है ना? एक सेकंड में माइक देख लूँ, आवाज़ आ रही है ना? हाँ आई गेस आ ही रही होगी भाई अच्छे से। देखो आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। आप लोगों ने ट्राई किया भी होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, हालांकि कुछ गधे ऐसे होते हैं जो नहीं करते, बट करना चाहिए भाई, अच्छी बात है। अब दिक्कत ये है, इसने कहा है कि नॉन कोप्लेनर ए बी सी, मतलब कोप्लेनर का मतलब होता है कि तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में हो, भले एक दूसरे को काट रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपस में तलवारबाजी कर रहे हो और भयंकर नाच रहे हो, नाच गाना मचा त्राहिमाम कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक प्लेन में होते हैं तो उन्हें कोप्लेनर होता है। भले एक यहाँ जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है, जाने दो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये कोप्लेनर है। नॉन कोप्लेनर मतलब एक यहाँ नाच रहा होगा तो पक्का एक ऐसे नाच रहा होगा, एक तो कहीं और जा रहा होगा, तो ये एक प्लेन में है ही नहीं, तीनों का प्लेन अलग अलग है। ठीक, चलिए तो इसके नॉन कोप्लेनर के बारे में बात करेंगे। नॉन कोप्लेनर है, चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। मतलब हम इसका तो कुछ नहीं कर सकते। आगे इसने कहा यूनिट वेक्टर्स। ठीक, यूनिट वेक्टर है मतलब इनका मॉड्यूलस 1 है, बहुत ही अच्छी बात है। पहली चीज एक मैं बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, कि अगर ए बी सी ये कैसे हैं, नॉन कोप्लेनर है। कैसे हैं? नॉन कोप्लेनर। तो पक्का ध्यान रखना कि ए बी सी आर इंडिपेंडेंट। इनडिपेंडेंट, स्पेलिंग समझ जाना भैया, गणित पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे, स्पेलिंग अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं, है ना? अंग्रेजी उठपटांगो तो देख लेना थोड़ी। अब नॉन कोप्लेनर कारण ये है कि अगर एक ही प्लेन में होते हैं तो एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, भले ही होता, लेकिन कंडीशन थी कि भाई वो एक ही प्लेन में है ना? लेकिन अब एक यहाँ हो सकता है, दूसरा यहाँ नाच रहा है, तीसरा कहीं भी नाच रहा है, कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? यानी कि तीनों के तीनों कैसे हैं? इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट है। ठीक,
इंडिपेंडेंट का मतलब ये बिल्कुल अलग है। ठीक, ये बात ध्यान रखना, बहुत ही काम की चीज। अब इसका कारण क्या है, अभी ये काम आएगा। कैसे, हमसे हमें दिया क्या गया है कि 1/√2 ऑफ बी प्लस सी इक्वल टू, ये वेक्टर की फॉर्म में, ध्यान रखना है ना, मैं वेक्टर का साइन नहीं लगा रहा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी मत लगाओ, ये लिखा। अब इसे सॉल्व करने का एक तरीका होता है, ये आप जानते होंगे बहुत अच्छे से, कि ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी, है ना, सॉल्व करने का तरीका होता है। अब एक चीज़ मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पर 1/√2 है ना, तो इसी को देख के बहुत ही सोचने वाली बात है, कोई गरीब आदमी आसानी से सोच नहीं पाता इसको। गरीब आदमी का मतलब ये है कि जो दिमाग से गरीब हो, है ना, अपने ऊपर गलत वे में पर्सनली मत ले लेना। गरीब आदमी सोच नहीं पाता, बहुत ही काम का स्टेप है, बहुत ही खतरनाक वाला। क्या, कि ए डॉट सी मैं कर रहा हूँ -1/√2, क्यों, क्योंकि वहाँ पर 1/√2 है। अब ये मैं अगर अपने घर से लाया हूँ तो मुझे ये हटाना भी तो पड़ेगा, तो उसे सेटल करने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक, और ये इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर ये जैसे ये हुआ, तो साधारण सी बात है, अगर ये कैसे हैं, नॉन कोप्लेनर है, इंडिपेंडेंट है, और अगर इंडिपेंडेंट है तो ध्यान से देखना ज़रा, बहुत ही ध्यान से देखना। एक बात बताओ, क्या यहाँ से a डॉट बी की वैल्यू क्या माइनस का 1/√2 होगी? सोचो ज़रा ध्यान से, है ना, होगी ना। और अगर जैसे ये हुआ, तो cos थीटा क्या होता है, a डॉट बी अपॉन a का मॉड्यूलस b का मॉड्यूलस। अब ए बी दोनों मॉड्यूलस तो कितने, 1 1 है, यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, माइनस का 1/√2, और ये कब होता है, जब थीटा हो 3π/4। ये स्टेप बहुत ही सोचने वाला था, ठीक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। बोलो कैसा लगा, बहुत जोर का लगा ना। भाई मैं समझ सकता हूँ, बहुत गहराइयों से तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ, पर क्या करूँ, इसमें दर्द क्या करेगा। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन्स दिए गए हैं, x-1/k इक्वल टू y-2 एक सेकेंड, हाँ, 2 इक्वल टू z-3/3, और एक दूसरी लाइन भी हमें दी है, क्या दी है, कि x-2/3 इक्वल, सॉरी x-2/3, हाँ, y-3/k और इक्वल टू z-1/2। इसने कहा कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मुझे मतलब भी नहीं है कौन सा पॉइंट है वो। देन k इज इक्वल्स टू वॉट, ये हमसे पूछा है। ऑप्शंस हैं, ए है 5, बी है 2, सी है -2 और डी है -5। लेट्स सी किस तरह से करेंगे, वही पॉज करो, ट्राई करो, है ना, त्राहिमाम करो और करो इसे। तब तक हम लोग जो समझदार व्यक्ति हैं वो ज़रा ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से समझना, अगर कोई सोच पा रहा है तो, क्योंकि सोचना सबसे बड़ी, 3D में सबसे मेन चीज़ होती है कि आप इमेजिन कर पाते हो या नहीं। बहुत ही काम की चीज़ है कि क्या आप इमेजिन कर पाते हो या नहीं। इमेजिन कर पा रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है। इमेजिन नहीं कर पा रहे तो मतलब फिर थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अब एक चीज़ मैं बताता हूँ, पहली चीज़ बहुत ही काम की, कि अगर कोई 3 वेक्टर्स, नॉन, खैर छोड़ो, आगे बताऊंगा, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, आगे बताऊंगा क्योंकि इसमें आएगा वो। तो पहली लाइन कौन सी दी हुई है, जिसे मैं L1 से डिनोट कर रहा हूँ, ये क्या है, x-1/k इक्वल टू y-2/2 इक्वल टू z-3/3। ये लाइन की इक्वेशन है। अब देखा जाए तो x-x1/a, y-y1/b, z-z1/c, तो ए बी सी क्या होते हैं, डी आर होते हैं, और ये क्या होते हैं, वो पॉइंट जहाँ से पास आउट हो रही है ये स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब है कि ये पासिंग थ्रू 1 2 3, यानी 1,2,3 से पास आउट हो रहा है। और दूसरी लाइन अगर मैं ले लूँ L2, है ना, जो कि क्या है, x-2/3, y-3/k
z माइनस 1/2। तो ये जो पास हो रहा है ये कहाँ से पास हो रहा है, 2, 3, 1 से। कोई समस्या नहीं है, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब एक चीज़ ध्यान से देखना, बहुत ही काम की चीज़। क्या? अब हमें कोई लाइन नहीं दी है ना, हमें कोई लाइन नहीं दी है, लेकिन मैं एक लाइन इमेजिन कर रहा हूँ जो इन जहाँ पर इन दोनों के डीसी, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, जहाँ पर, हाँ, इनके डीसी काम आने वाले हैं। अब डीसी अगर देखा जाए तो वो पॉइंट से निकल सकते हैं, यानी 2 - 1, 3 - 2 और 1 - 3। बोलोगे ये क्या है ना, इसका कंसेप्ट हमने पढ़ा हुआ है। तो ये है 2 - 1, 3 - 2, 1 - 3, जो कि क्या बना, 1 1 माइनस का 2। ठीक, अब ध्यान से देखना, अगर ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है, कैसे हैं, मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि ये तीनों ही कैसे हैं, कोप्लेनर है। कैसे हैं, कोप्लेनर है। अब अगर ये कोप्लेनर है तो कोप्लेनरिटी की कंडीशन क्या रहती है, यही मैं बताने वाला था वहां पर अभी। कोप्लेनरिटी कंडीशन क्या रहती है, इन तीनों के क्या कहते हैं, इनका डिटर्मिनेंट वो जीरो आना चाहिए, है ना। तो पहले वाले के लिए क्या बोलूँगा, k 2 3, है ना, k 2 3, फिर आया 3 k 2, फिर आया 1 1 एंड -2। डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश की। जब अब डिटर्मिनेंट तो सॉल्व करना सभी को आता ही है, इतना तो मैं उम्मीद कर ही सकता हूँ। तो k की दो वैल्यूज निकलेंगी, एक तो 5/2 और एक -5। देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है। 5/2 नहीं है, -5 है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बोलो समझ में आया नहीं आया। इस तरह से हम अपनी हालत खराब करवा सकते हैं। भाई हालत ही खराब होती है नहीं होती, है ना। साधारण आदमी बिल्कुल समझ गया, अच्छे से समझ गया, एकदम दिलो जान से। चलो दिलो जान से समझ गया तो एक मेरी दिली ख्वाहिश है कि इस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करें। कैलकुलस मेरा फेवरेट पार्ट है कि डोमेन निकालना है, डोमेन ऑफ द फंक्शन। एफ एक्स हमें दिया हुआ है, ध्यान से देखना, लॉग बेस 10 5x माइनस x²/4 होल पावर 1/2। यस, इसका डोमेन बताना है। ऑप्शन नंबर ए है माइनस इनफाइनाइट x इनफाइनाइट। ऑप्शन नंबर बी है 1 x 4। ऑप्शन नंबर सी है 4 x 16। एंड ऑप्शन नंबर डी है माइनस का 1 x 1। फिर से वीडियो को पॉज करो, देखो मेरी कुछ कंडीशंस ध्यान रखना, ना तो मेरी राइटिंग पे जाना, सोचना भी मत, और अंग्रेजी भाई साहब फिर तो भयानक रूप से, है ना, मतलब एकदम टन टनाटन करके मेरी अंग्रेजी, मतलब ऐसी अंग्रेजी है और ऐसी राइटिंग है कि कई बार मैं पढ़ लेता हूँ तो मैं मुझे पढ़ने के बाद समझने में मुझे 10 मिनट का समय लगता है कि आखिर मैंने ये लिखा क्या था। और लिखा क्या था, तो जब मुझे 10 मिनट बाद ये समझ में आता है कि मैंने लिखा क्या था, तो 10 मिनट बाद जब मुझे समझ में आता है तो मैं ये भूल जाता हूँ कि मैंने लिखा क्यों था। लो, बड़ी समस्या है ना। जैसे राइटिंग आप देख ही सकते हो मेरी, वो तो क्या है, मुझे राइटिंग के हिसाब से तो डॉक्टर बनना था, आ गया मैं टीचिंग फील्ड में, बताओ गजब। खैर हमें डोमेन निकालना है। अब डोमेन के लिए देखो, ये पावर क्या है, 1/2। अब अगर 1/2 है तो अंदर की संख्या जो है वो पक्का है 0 से बड़ी होनी चाहिए, है ना, क्योंकि 0 से अगर छोटी हुई तो पिक्चर बन जाएगी, आयोटा चला जाएगा, आयोटा तो हमें चाहिए ही नहीं। ये लिखा तो बहुत ही अच्छे से जानते हो कि ये होता है 5x माइनस x² / 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 की पावर 0। ये 10 यहाँ चल जाता है, लॉग हटता है, जिसे हम 1 कह देते हैं। ठीक है, यहाँ तो गरीब से गरीब आदमी भी समझ लेगा क्या, कि x² माइनस का 5x + 4 लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि क्या बनेगा, x - 4 एंड x - 1। अब आधे ये बोलेंगे कि सर ये ग्रेटर देन लेस देन कैसे हुआ, गधेड़ो, या माइनस का x² है, ये भी तो x² हो गया, ये भी तो सोचो, -1 से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ये किया,
तो फिर वही नंबर लाइन रूल है ना, याद रखना, ये तो याद होगा ही सही। 4 1 प्लस माइनस प्लस ये नेगेटिव, यही हिस्सा चाहिए हमें, यानी कि x जो है वो बिलोंग करेगा 1 से 4 तक, यानी 1 से 4 कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन, करेक्ट आंसर बी। बोलो कैसा लगा? बहुत जोर का लगा? दिमाग खराब हो गया होगा, मतलब भयंकर वाला दिमाग खराब हो गया होगा, त्राहिमाम मच गया होगा? मचा नहीं मचा? नहीं मचा तो अगले में मचा देना। अब हालांकि बताऊं, अगला वाला तो बहुत ईजी है। हमें से पूछा गया है कि डी बाई डी एक्स ऑफ सी एस सी, सी एस सी मतलब कॉसेक, हाइपरबोलिक कॉसेक एच, हाइपरबोलिक कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है माइनस का कॉसेक एच एक्स कॉट एच एक्स। ऑप्शन नंबर बी है माइनस का सेक एच एक्स कॉट एच एक्स। ठीक है, सी ऑप्शन है साइन, नॉट साइन, सॉरी फॉर दिस इज सेक ऑफ हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, एंड डी है नोटा। नोटा समझते हो? नोटा बोला है मैंने, लोटा नहीं बोला। नोटा मीन्स नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव सॉल्यूशन। बहुत ही प्यार से, बहुत ही शिद्दतों से, एकदम मेरी दिली ख्वाहिश से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डिफरेंशिएशन में जो हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरह बिहेव करते हैं, अर्थात कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव जो होगा वही कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव होगा, अर्थात कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सोचने की जरूरत ही नहीं भाई साहब, देखते ही खत्म, पिक्चर खत्म देखते ही। बताओ अभी तक का कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें दिमाग खराब हो गया हो? हाँ सर सारे ही हैं। लो कोई एक बोल दो चक्के, हाँ सर सारे ही हैं। जिंदगी झंड उतरी, क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7। देखो आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द एंगल, व्हाट इज द एंगल, मुझे बिल्कुल, बिटवीन पी वेक्टर एंड रिजल्टेंट ऑफ पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर एंड पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर। ठीक, एंगल बिटवीन पी वेक्टर और इन दोनों के रिजल्टेंट के बीच का एंगल क्या है? ऑप्शन नंबर ए है 0, बी है tan इनवर्स p बाई क्यू, सी है tan इनवर्स q बाई p, और डी है, डी तो भयानक ही दिखता है बिल्कुल। मतलब कई बार क्या होता है, जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता वो सबसे भयानक जो होता है ना उस पर टिक लगाया जाता है। होता है भैया, मैंने खुद ने किया हुआ ये, तो मैं तुम्हें तो क्या बताऊं, जो करते हैं उन्हें पता है। अभी इतना गंदा सा क्वेश्चन है, हालांकि बहुत सिंपल है बट बहुत ही गंदा सा दिख रहा है। तो गरीब आदमी पता है क्या करता है, जिसको कुछ नहीं आता वो देखेगा भाई साहब सबसे टफ कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये करेक्ट। या फिर कोई देखेगा सबसे इजी कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये करेक्ट। तो कोई बोलेगा ना तो ये टफ है ना, ना तो टफ ना ही इजी, मतलब ना तो डी ना ए, बी और सी में से कोई एक हो सकता है। फिर वहां दिमाग लगाता है, लेकिन फिर यहाँ जैसे दिमाग लगाएगा तो ये आएगा कि सर पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू है, मतलब वो क्वेश्चन भी नहीं देखेगा ध्यान से, वो ये देखेगा अच्छा ये चलो यही हो सकता है, ओहो ठीक, लो यहाँ पिक्चर बन गई। अब देखना ध्यान से, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, पर वही है, रुलाने की हरकतें करते हैं। ठीक है, देखते हैं सॉल्यूशन पे। रिजल्टेंट निकालने की कोशिश की, है ना, एक बच्चा आया उसने रिजल्टेंट निकालने की कोशिश की, दूसरा ये पूछ रहा था कि रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, तो बता दिया एक ने कि ऐड कर दो। ऐड करते ही से क्यू से क्यू फिट फिट फिश एकदम, तो रिजल्टेंट क्या आया? 2p वेक्टर। अब जिसने वेक्टर पढ़ा उसके दिमाग की बत्ती जल गई, भयानक रूप से बत्ती जल गई। पता है कैसे? कि अगर कोई दो वेक्टर पूरी तरह पैरेलल हो, है ना, पैरेलल मतलब एक इतना सा हो दूसरा इतना हो तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। दो वेक्टर अगर पैरेलल हो तो उनकी कंडीशन होती है ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। शक्ल पहचानी, रिजल्टेंट नॉर्मल वेक्टर, और इन दोनों के बीच में तो चाहिए p एंड रिजल्टेंट ऑफ दिस। तो क्या हुआ कि ये तो पैरेलल निकले, और अगर पैरेलल है तो तो एंगल 0 होगा। वाओ, ए करेक्ट, लो हो गया।
मतलब अगर क्या बोलूँ मैं, क्या गधेड़ा सा क्वेश्चन था ये। मतलब ऐसे क्वेश्चनों को देखकर बच्चे डर जाते हैं कि अरे बाप रे ये क्या है। मतलब ऐसे क्वेश्चन से वाहियात क्वेश्चन तो क्या ही होगा। मानते हो कि नहीं मानते? नहीं मानते तो मत मानो भैया, तुम्हारी मर्जी। मानना है तो मानो, नहीं मानना तो मत मानो। मैं कौन सा तुम्हारे कान पकड़ के और बोल रहा हूँ कि नहीं तुम मानो इसे। 8th क्वेश्चन पर आते हैं। 8th क्वेश्चन। अब मैं बताता हूँ, जब मैं मेरे टाइम पे मैं एक पेपर देने गया था, मैंने पेपर दिया, उसमें इतना गंदा सा क्वेश्चन आया था डेरिवेटिव का, इतना गंदा क्वेश्चन आया था। मतलब ये तो फिर भी ठीक है, वो इतना गंदा क्वेश्चन आया था भाई साहब, दिमाग खराब हो गया मेरा देख के। वहीं छोड़ आया मैं। मतलब मैंने दिमाग नहीं लगाया कि यार ये ऐसे भी तो हो सकता है। मैंने दिमाग ही नहीं लगाया मैंने, इतनी बड़ी गधापंती की थी। तो बी ऑप्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर। सी ऑप्शन मुझे दे रखा है और भी गंदा वाला, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर। और डी ऑप्शन है ई की पावर एक्स से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का फोर, यह हमें दे दिया। ठीक, एनी समस्या? नो समस्या? देन लेट्स सी। आते हैं इस क्वेश्चन पे। देखना, एक आदमी ने सोचा इसको बड़े ध्यान से, अरे बाप रे क्या है क्या है क्या है क्या है। ठीक, वाई, इसको वाई मान लिया। अब अगर सोचो जरा ध्यान से, इसका डेरिवेटिव निकालना कितना टेढ़ी की है। पहले लॉग के अंदर ये है तो ये पूरा का पूरा नीचे आएगा, नीचे आएगा तो इसका डेरिवेटिव u इंटू वी से, वो भारी पड़ेगा। u इंटू वी से जैसे तैसे निकाल लिया, फिर इसका भारी पड़ेगा पावर में। पावर के बाद फिर u अपॉन वी। लो भाई साहब, डेरिवेटिव करते करते आदमी त्राहिमाम कर देगा एकदम। तो दूसरे आदमी ने सोचा कि करें क्या। लॉग है ना, फायदे की चीज है ये तो। दिमाग लगाया, लॉग है यार, ये तो फायदे की चीज है, अलग कर दो इन्हें। एक तो बना लॉग ई की पावर एक्स, और मल्टीप्लीकेशन है तो ऐड हो जाएगा। एक बना लॉग एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू की होल पावर 3/4। जैसे ये देखा, सब जानते हैं लॉग और ई कट जाता है, यानी क्या बना वाई एक्स प्लस 3/4 बाहर लॉग। फिर यहाँ दिमाग लगा, u अपॉन वी है, अलग अलग कर दो, यानी x माइनस टू। मतलब दुनिया अलग करने पर तो इतना मच जाती है, बस जो समझ गया उसको समझने के लिए इशारा काफ़ी है ना। दुनिया बहुत अलग करने में विश्वास रखती है। मतलब ये नहीं कि किसी को साथ कर दो ना, अलग करने में ज़रूरी है भाई। हाँ, मैं समझता हूँ तुम्हारे दर्द को। डेरिवेटिव निकाला वाई डैश, ये मिला वन, प्लस 3/4 को बाहर निकाला, यहाँ से क्या मिला ये, यहाँ से क्या मिला ये। अब देखो, बहुत ध्यान समझना, कुछ भी हो जाए, माइनस और प्लस कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, यानी वन नहीं हो सकता। ई की पावर एक्स दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, यानी ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। लेट्स सी बी और सी में से कौन सा होगा। तो संभालो, संभालना तो बहुत ही अच्छे से आता है आपको, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर, भाई ये तो आप सॉल्व कर ही सकते हो ना, इतना सा तो, है ना। कर लेना, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ से तो सॉल्व करना ही है, ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है यार, ये चीज़ें भी मैं करूँगा क्या, है ना। कुछ तो अपने ऊपर भी दया खाओ। मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाली मतलब बहुत क्या बोलते हैं, बच्चों वाली चीज़ें होती हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट। अगर आपसे कहा गया कि x इक्वल टू साइन टी, और कहा गया कि y इक्वल टू साइन ने पी टी, अरे मतलब साइन पी टी, देन वैल्यू ऑफ, आपसे क्या पूछा, क्या है वैल्यू पूछी गई है कि वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी स्क्वायर वाई इक्वल टू क्या। ले, ज़ीरो, बी है वन, सी है माइनस वन, और डी है रूट। बच्चे देखकर ही मर गए। पहले तो मैं बता दूं कि ये जितने भी क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं या सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन किसी एक ही ईयर के पेपर के हैं, है ना। आपको अलग अलग भटकने की जरूरत नहीं है। ये हुआ। अब इंसान देखकर यही मर गया कि पहली चीज तो ये साइन टी है, साइन पी टी है,
और डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। आधों ने तो यहीं छोड़ दिया, फिर आधों ने ये देख के छोड़ दिया कि डेरिवेटिव भी करेंगे, लेकिन फिर डबल डेरिवेटिव कैसे करेंगे। कुछ ने छोड़ दिया कि यार इक्वेशन बना के सॉल्व कौन करेगा, और जो आखिरी तक एक चला उसने आंसर निकाल दिया, है ना। वो मुझे भी नहीं पता क्या निकाला, देखते हैं। एक्स मुझे क्या दे दिया, साइन टी। तो इसका मतलब क्या है, यही कि डी एक्स बाई डी टी क्या आ गया, कॉस, अरे ये क्या बन गया, सांप बन गया है तो, अरे हट, कॉस टी। अब कॉस का मतलब ये है, ध्यान से देखना, इस कॉस को मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो 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 देखो, साइन टी क्या है ये, तो ध्यान से देखो, यहां से क्या मैं इसे रूट ओवर 1 - x² बोल सकता हूँ क्या। समझदार समझदार आदमी समझ गया कि y इक्वल टू दूसरा दे दिया मुझे साइन ने पी टी, यानी कि अरे ये x क्यों लिखा है मैंने, मतलब भयानक आदमी हूँ मैं भी। तो डी वाई बाई डी टी ये निकाला, तो p cos पी टी यानी कि क्या बना, p रूट ओवर 1 - y² बन गया। सबसे पहली चीज डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, है ना, तो क्या बनेगा, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, यानी कि p रूट ओवर 1 - y² अपॉन रूट ओवर 1 - x²। अब इसी तरह से इसका डबल डेरिवेटिव भी आप निकाल सकते हैं, है ना, कर लेना यहाँ से, यहीं से डबल डेरिवेटिव निकाल लोगे। डबल डेरिवेटिव निकाल के सॉल्व करोगे तो ये बनेगा, देखो माइनस का p² y अपॉन 1 - x², है ना, प्लस px रूट ओवर 1 - y², और अपॉन में दे दिया गया 1 - x² की होल पावर 3/2, है ना। ये डबल डेरिवेटिव है यार, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, तुम इसमें भी क्या रहोगे। और ये सभी चीज़ें, मतलब ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, है ना, और ये इक्वेशन नंबर ए, और इसको इक्वेशन नंबर मान लो के, तो यहाँ से ये वैल्यूज 1 2 के से उठा के जब ए में रखोगे तो कैलकुलेशन है ये भी, ये तो कर ही सकते हो, इतनी तो मैं उम्मीद कर ही सकता हूँ, इतनी बुरी हालात भी नहीं होंगे, तो आंसर 0 आ जाएगा। ट्राई कर लेना, पुट करके रखना, कैलकुलेशन करना, चीज़ें बहुत ही आसान होते हुए 0 दे देंगी बस। ठीक, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था ये, 9th। अब आते हैं 10th क्वेश्चन पे। 10th क्या है, इंटीग्रेशन tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² dx। ठीक, इसे देखकर बच्चों को थोड़ी राहत मिली, है ना। ऑप्शन नंबर ए है tan इनवर्स x, लेकिन ऑप्शन देखकर दिमाग खराब हो जाएगा, खैर नहीं भी होगा। 2 tan इनवर्स x प्लस सी, सी ऑप्शन है tan इनवर्स x²/2 प्लस सी, और कोई तो ऐसे भी इतने समझदार होंगे भाई साहब, देखते ही कर देंगे, tan इनवर्स x की होल पावर 4। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, राइटिंग पे मत जाना, है ना, राइटिंग पे जाओगे तो बस मैं नहीं बोल सकता आगे कुछ। सॉल्यूशन देखें इसका क्या बनेगा। अरे यार गरीब आदमी भी क्वेश्चन कर लेगा इसको, तो बेचारा सभी जानते हैं tan इनवर्स x को t ले लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव 1/1 + x² dx क्या बन जाएगा, dt, यानी कि जो ऊपर वाली इक्वेशन है क्या बनेगी, टी डी टी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, t²/2 प्लस में c, और t क्या है, tan इनवर्स x, यानी कि tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस में c। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लो, इतना टफ क्वेश्चन, मतलब इतना टफ क्वेश्चन आते हैं यार, तुम ये सोचो इतने टफ क्वेश्चन, मतलब मैं तो, मेरा तो पेपर से मन उठ गया, इतने, ये 111 क्यों डाला मैंने, चढ़ गई क्या मेरे को, 11वें नंबर का क्वेश्चन है, 111 क्यों डाल रहा हूँ। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ d²/dx² ऑफ tan इनवर्स x। बताओ, इसकी वैल्यू पूछिए यार, इसकी वैल्यू, मतलब क्या ही बोलूं, tan इनवर्स x प्लस सी, b है 1/1 + x² प्लस सी, सी है आपसे, सी तो और भी भयानक है, x tan इनवर्स x -1/2 log 1 + x² प्लस सी, और d के बाद फिर भी d दे दिया नोटा। क्वेश्चन की साइकोलॉजी समझना, ये क्या दिया, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन दोनों दे दिए, फिर भयानक भयानक से दे दिए, ये तो सबसे ही भयानक दे दिया, और भयानक देने के बाद नोटा भी दे दिया।
अगर कोई गरीब आदमी जैसे यहाँ नोटा ना देके कोई सिंपल सा दे देता तो पक्का है जिसको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा वो सी पे करेक्ट कर देता और छोड़ के आ जाता। तो कंफ्यूज कर दिया सी एंड डी में, और बता दूं आंसर इन दोनों में से कोई नहीं है। आप ये सभी जानते हैं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यानी अगर देखा जाए ये तो डबल डेरिवेटिव है, एक डेरिवेटिव तो इंटीग्रेशन से ही उड़ गया। अरे यार मैं भी क्या कर रहा हूँ, इससे तो ये उड़ गया। यानी कि अल्टीमेटली आपको फाइंड क्या करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स, और ये तो सभी जानते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अरे सी नहीं, सॉरी, सिर्फ इतना सा। तो हो सकता है पक्का कांस्टेंट, ये तो आर्बिट्री कांस्टेंट है ना, ये तो जीरो भी हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो, मजा आया? मजा आया, मजा, मजे ही मजे। ठीक, इसके बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। अब 12 है, 12 है y इक्वल टू सी ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, ये हमें दिया है। देन अगर ये है, इफ लगा देते हैं आगे, इफ देन कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज। तो इसके रिगार्डिंग जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो कौन सी बनेगी। अब डी वाई बाई डी एक्स को हम वाई डैश से डिनोट कर देते हैं कई बार, है ना, तो समझ लेना। ये लिखा, बी ऑप्शन है वाई डैश इक्वल टू 1/√/1 - राइटिंग पे मत जाना, मैं फिर कह रहा हूँ, वाई डैश इक्वल टू x/√/1 - पर इतनी भी बेकार नहीं है कि समझ में ही ना आए। और डी है लोटा। आते हैं सॉल्यूशन पे कि y इक्वल टू क्या है, सी ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, है ना। अच्छा, ये है, हमें चाहिए y डैश, यानी y डैश क्या बनेगा, c तो एज इट इज, e की पावर x का, e की पावर x एज इट इज, और इनटू डेरिवेटिव उसका जिसे x माना, यानी कि साइन इनवर्स चैन रूल से क्या होगा, √/1 - x²। ठीक, देखा जाए तो ऊपर वाली शक्ल y जैसी दिख रही है पूरी, तो y डैश इक्वल टू y/√/1 - x²। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, बोलो। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बोलो, मजा आया? मजा आया, मजे ही मजे। अरे हाँ या ना। अब देखना और भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन करवाते हैं, मतलब खतरनाक क्वेश्चन, खतरनाक भाई साहब, खतरनाक। मतलब ये क्वेश्चन तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये आपके एग्जाम में आ कैसे गया। एक कॉइन को टॉस किया गया 2 बार, द प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई है ऑफ गेटिंग हेड बोथ द टाइम्स इज। एक कॉइन को 2 बार उछाला, तो दोनों बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4, सी है 3/4, और डी है 1। पॉज करके ट्राई कर लिया करो भैया क्वेश्चन को। देखो, या तो दोनों तरफ हेड होगा, या दोनों तरफ टेल होगा, या हेड टेल होगा, या फिर टेल हेड होगा। टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, 4। एक बार एक ऐसी कंडीशन है जिसमें यार है, तो आंसर क्या है, 1/4। देखो कितना मतलब भयानक रूप से टफ क्वेश्चन यार। मैं अपना सर खुजाने लग गया था मैंने जब ये क्वेश्चन देखा था। अब चौथा, चौथा क्या, 14, कि एक वर्ड है UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी इज अरेंज्ड रैंडमली। इसे रैंडमली अरेंज किया गया। एक बार माइक देख लेता हूँ चालू है बराबर, हाँ। देन द probability that both I does not come
टुगेदर इज, ऑप्शन नंबर ए है 3/5, ऑप्शन नंबर बी है 2/5, ऑप्शन नंबर सी है 4/5 एंड ऑप्शन नंबर डी है 1/5। लो, बच्चों का दिमाग खराब। कैसे? सर बात यह है कि यूनिवर्सिटी, पहली चीज तो इसको अरेंज करके कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, तो टोटल वर्ड्स कोई मारो गोली एक बार में करते हैं खट्टा सीधे। हमें क्या चाहिए कि जहां दोनों आई एक साथ ना हो, तो मैंने आई डैश लिख दिया। तो क्या होता है जब दोनों एक साथ ना हो तो टोटल प्रोबेबिलिटी में से मैं उस हिस्से को हटा दूं जहां पर दोनों आई एक साथ हो, यानी पी आई, है ना। तो ये क्या बनेगा 1 माइनस, अब पी आई के बारे में बात करते हैं, मतलब दोनों एक साथ आ रहे हो। अभी लेटर कितने हैं टोटल? एक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हैं? 10। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक। अभी टोटल अरेंज कैसे कर सकते हैं, कितने तरीके से? फैक्टोरियल 10 टाइम्स, लेकिन 2 रिपीट भी हो रहे हैं इसलिए फैक्टोरियल 2। ठीक है, अब अगली कंडीशन क्या है कि दोनों आई एक साथ ना हो, लेकिन हम निकाल रहे हैं दोनों आई एक साथ हो, तो सपोज करो ये दोनों आई एक साथ घूम रहे हैं। अब टोटल कितने रह गए? 9। तो फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 2, ये होगा। यानी कि 1 माइनस फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 2 और अपॉन 10 इंटू फैक्टोरियल 9, ये कैंसिल आउट, खत्म पिक्चर। ये गया 5 बार, यानी कि 1 माइनस 1 अपॉन 5, सो आंसर इज 4/5 इज माई करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। कैसा लगा? जोर का लगा ना? जोर का ही लगा होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या है, बहुत ही टफ क्वेश्चन, कि इफ द एवरेज ऑफ 1 2 3 98 99 x is 100x, देन x की वैल्यू हमें बतानी है। ऑप्शन नंबर ए है 51/101, बी है 50/99, सी है 50/100 और डी है लोटा। अरे लोटा नहीं, नोटा। ठीक है, देखते हैं सॉल्यूशन। एवरेज सभी जानते हैं बहुत अच्छे से, क्या होता है 1 प्लस 2 प्लस अप टू सो अनटिल 98 प्लस 99 प्लस एक्स। टोटल डिजिट्स कितनी है? 100 है। इसका एवरेज दिया हुआ है 100x। ठीक है, इसे तो सॉल्व करना हर किसी को आता है, एक से लेके जहाँ तक भी सम दिए हों। तो कितना होता है 99 इंटू 99 प्लस 1, यानी कि 100 अपॉन 100 प्लस एक्स वाली टर्म्स को अलग हटा दो, यानी कि 100x। ये पिक्चर ख़त्म। ये जैसी पिक्चर ख़त्म हुई तो यहाँ से तो रह गया 99 यहीं पर। ये हो गया मेरे पास 100x माइनस एक्स अपॉन 100। इसको थोड़ा और सॉल्व किया तो 1 2 3 4 माइनस 1 एक्स अपॉन 100। थोड़ा और गरीबी में जीने गए तो मैं यहाँ कर देता हूँ, क्योंकि मैं भी गरीब हूँ बेचारा, मैं पेज को लेके गरीब हूँ। 9900 इक्वल टू 99 और 9 और 9x। वाओ, ये तो 9900 अपॉन 9999, काटा कूटा मचा देना, तलवारें चला देना, आंसर आ जाएगा आपका। क्या आंसर आया मुझे भी नहीं पता, 50/101, ये आंसर आया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इतना टफ क्वेश्चन, मतलब बताओ यार, बच्चे त्राहिमाम मचाने लग गए इस क्वेश्चन के लिए, ये अरे बाप रे। ठीक, 16वां क्वेश्चन है, 16th। बड़े ध्यान से देखेंगे इसको। इफ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, सीधे होता ही है। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, थ्योरी पता होनी चाहिए, है ना, जो आपकी क्लास में पक्का है, आपसे डिस्कस की गई होगी। द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज नेगेटिव। अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव है, देन आपसे पूछा गया है कि रिग्रेशन
कि रिग्रेशन कोफिशिएंट के बारे में आप क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए है क्या वो ज़ीरो रहता है, ऑप्शन नंबर बी क्या वो वन रहता है, ऑप्शन नंबर सी क्या वो नेगेटिव रहता है, एंड ऑप्शन नंबर डी क्या वो पॉजिटिव रहता है। तो देखो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं होती, ये थ्योरी क्लास में ज़रूर पक्का डिस्कस की गई है ना, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है और ये नेगेटिव ही रहता है ना, तो इस चीज़ को आप ज़रा ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, बहुत ही काम का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा कैलकुलेशन, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन की आपको ज़रूरत पड़ेगी। क्या पूछा गया है कि इफ़ एक्यूट एंगल between the two regression lines is theta, then आपसे पूछा गया है ऑप्शन नंबर ए कि जो साइन थीटा है ग्रेटर देन इक्वल टू वन माइनस आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी है कि जो टेन थीटा है क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू वन माइनस आर स्क्वायर होगा, ऑप्शन नंबर सी है कि साइन थीटा क्या वो लेस देन इक्वल टू वन माइनस आर स्क्वायर होगा, एंड ऑप्शन नंबर डी है कि जो टेन थीटा है क्या वो लेस देन इक्वल टू वन माइनस आर स्क्वायर होगा। अब बताओ, इतना भयानक क्वेश्चन, बच्चों के दिमाग खराब, ये क्या हो गया, है ना, हुआ होगा। चलिए देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखो जो इसका फॉर्मूला होता है ना, उस हिसाब से तो कोई बंदा सोचेगा कि ये तो होंगे ही नहीं, ये और ये होंगे, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है ये तो आप जानती हैं अच्छे से। क्या होता है फॉर्मूला कि एंगल बिटवीन रिग्रेशन लाइंस, देखो एंगल बिटवीन रिग्रेशन लाइंस क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस वन माइनस आर स्क्वायर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर, है ना, ये फॉर्मूला होता है। अब अगर आप ये जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं जानते तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब क्योंकि हमें पता है, हम जानते हैं क्या भाई साहब, बिल्कुल नहीं जानते, अगर हम जानते होते तो भाई मज़ा नहीं आ जाता, कि सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स का स्क्वायर प्लस जेड नहीं, सिग्मा वाई का स्क्वायर, ये लेस देन इक्वल्स टू हाफ है ना, ये आप जानते हैं। सो जो टेन थीटा होगा, अब ये क्यों होता है, ठीक है, ये तो आप को क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है। सो ये होगा नहीं होगा, अरे होगा पक्का। अब क्योंकि हमें पता है एक चीज़ और, क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा अगर देखा जाए तो इसका फॉर्मूला एक ये भी होता है कि टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। तो हमें क्या चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, टेन थीटा क्या है वन माइनस आर स्क्वायर, बोलो लिख सकता हूँ, का होल स्क्वायर और अपॉन में फोर आर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि स्क्वायर हो गया। सेम काम यहाँ भी होगा, वन प्लस यहाँ पर फिर से, ठीक है, ये बनेगा वन माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन फोर आर स्क्वायर। लो, तो इसको मैं यहाँ आगे सॉल्व कर देता हूँ। अब देखो क्योंकि ये आ गया लेस देन चल रहा है, इसलिए लेस देन इक्वल टू मैं लगा दूंगा यहीं पर। तो साइन थीटा लेस देन इक्वल टू, देखो वन माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन फोर आर स्क्वायर, नीचे देखा जाए तो फोर आर स्क्वायर प्लस वन माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसके नीचे भी फोर आर स्क्वायर, तलवारें चला दो, मर गए दोनों, ठीक है। अब मर गए तो अब इन्हें सॉल्व करेंगे, कि जो साइन थीटा है लेस देन इक्वल टू, देखो कंडीशन क्या, साइन थीटा लेस देन इक्वल टू दिख रहा है, दिख ही रहा है, वन माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, और अपॉन में अगर देखा जाए तो ये वन प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर बन रहा है ना, ट्राई करके देख लेना बहुत आराम से। अब अगर ये बन जाएगा तो इसका मतलब है मैं क्लियरली ये कह सकता हूँ कि साइन थीटा लेस देन इक्वल टू वन माइनस आर स्क्वायर होगा, क्यों, क्योंकि ये वन से कम होती है साइन की वैल्यू, लगभग इक्वल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से हम इसे कर सकते हैं, बोलो, आसान था क्वेश्चन, क्वेश्चन आसान था, पक्का क्वेश्चन आसान था। चलिए फिर, अगर आसान था तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा किया हमने, ये कौन से नंबर का, 16th, 17th है कि एक एलपी हमें दी हुई है, लीनियर प्रोग्रामिंग,
जिसमें हमें मिनिमम करना है z को, जो कि है 2x माइनस 10y, और हमें कंस्ट्रेंट क्या दिए हुए हैं, x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x माइनस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 5। आगे हमें ये भी दिया हुआ है कि x y दोनों ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, z की वैल्यू मिनिमम क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए है 10, बी है माइनस का 20, सी है 0 और डी है माइनस का 10। लेट्स सी, देखते हैं। देखो, जितने भी हैं सभी जानते हैं बहुत अच्छे से। जानते हो क्या कि हमें मिनिमम किसे करना है, कि z हमें क्या दिया हुआ है, पहले तो 2x माइनस का 10y। ठीक है, अब इसके बाद जो दो लाइन्स हमें दिए हैं वो क्या दिए हैं, x माइनस वाई। पहले हम क्या करते हैं, इन्हें लाइन मान लेते हैं इक्वल टू माइनस का 5 और इन्हें ड्रॉ करते हैं। देखो x माइनस वाई जो है वो तो इस तरह की ये लाइन बनेगी, है ना, यानी अरे गधे, x माइनस वाई इक्वल टू 0। दूसरी चीज़, अब देखो अगर मैं यहाँ पर x y की जगह 0 रखता हूँ, यानी x एक्सिस पे, तो कहाँ कट करेगा, माइनस का 5 पे, यहाँ कहीं। तो ये जो लाइन जाएगी ना, ये दूसरी कुछ इस तरह से जाएगी। अब लाइन तो क्या है, मैंने तो बनाता रहता हूँ तो मुझे तो आदत है पहचानने की, कि तुम्हें देखना है चेक करके कि लाइन किस तरह से जाएगी, x माइनस फाइव वाई इक्वल टू माइनस का 5। ठीक, अब सेटिस्फाई करवाना आप लोग जानते ही हैं, ओरिजिन से तो कोई मतलब ही बनता ही नहीं है। इसको ओरिजिन सेटिस्फाई करवा दो तो पक्का है इसका जो हल क्षेत्र होगा ये इधर होगा, और इसको 1 1 से सेटिस्फाई, 1 1 से क्यों, 1 0 सेटिस्फाई करवा दो तो इसका भी हल क्षेत्र यहाँ होगा, यानी कि जो कॉमन रीजन हुआ वो ये वाला हुआ। ठीक है, मैं इसे शेड नहीं कर सकता, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, बट ठीक है। तो एक तो इंटरसेक्शन पॉइंट ये बना, एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये बना। ठीक, तो ये तो ओरिजिन है। अब मैं इन दोनों इक्वेशन से इंटरसेक्शन पॉइंट निकालूंगा, सॉरी इन दोनों लाइन से, इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करूंगा, तो x और y की जो दोनों वैल्यूज हैं वो निकलेगी 5/4, 5/4। पुट करेंगे z, एक तो 5/4, 5/4 पे, है ना। जैसे ही मैं पुट करूंगा तो साधारण सी बात है, देखो कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और दूसरी 0,0 पुट करूंगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। चलो अगर किसी का मन है कि नहीं आप तो करके बताओ, मतलब 5/4 5/4 पुट करके बताओ, तो एक बार पुट करके देख लेते हैं। देखो ऐसे ही कर देंगे, 5/4 यहाँ रखेंगे तो यहाँ से रह जाएगा 5/2। ठीक है, 5/2 रह जाएगा यहाँ से। 5/4 यानी 10 × 5/4 यहाँ रखेंगे तो ये 2 और ये गया 5, यानी कि अगर देखा गया है तो 5/2 माइनस 25/2। अब 5/2 माइनस 25/2 का मतलब क्या होगा, 20/2, यानी कि आंसर क्या हुआ, माइनस का 10। सॉरी पॉजिटिव नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी 0 से भी कम हो रहा है, क्या हो रहा है, माइनस का 10। तो ये इस तरह से हम इसे देख सकते हैं। बोलो क्वेश्चन कैसा था, आसान था। अब मैंने कहा अलजेब्रा, सॉरी मैंने कहा कैलकुलस मेरी फेवरेट है, लेकिन एक जो ये वाली अलजेब्रा होती है ना, मॉडर्न अलजेब्रा, ये तो मतलब मेरी मस्त है। आप एक देखो, जब मैंने क्लास में करवाई थी ये, तो इतने मस्त तरीके से करवाई थी, मज़ा आ गया था। a⁵ और b⁴ दोनों ही आइडेंटिटी है। आगे इसने कहा है कि ए बी इक्वल टू बी ए का क्यूब है, देन a² b किसके इक्वल है, ऑप्शन नंबर ए है ab², ऑप्शन नंबर बी है ba, ऑप्शन नंबर सी है b³ a², और ऑप्शन नंबर डी है ba³। डी वाले ऑप्शन को मैं एक बार चेक कर लूँगा क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा डल दिख रहा है, तो खैर अभी चेक करते हैं, मालूम पड़ जाएगा। आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। देखो गरीब आदमी को ये दिया हुआ है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है इसको। अब ये मत सोचना कि a से a² उड़ा दो, अगर ये सोच रहे हो तो तुमसे बड़ा गधा कोई नहीं है। ठीक, तो मैं दोनों के लेफ्ट साइड a का मल्टीप्लाई कर दूंगा, a और ba³। इससे क्या हुआ, क्योंकि मुझे चाहिए a²b, तो यहाँ तो a²b बन गया, और यहाँ क्या बना, a b a³।
ए बी ए क्यूब, और इस ए बी की वैल्यू हमें क्या दी है, बी ए क्यूब। यहाँ से देखो ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बी ए क्यूब, यानी कि बी ए की पावर 6। ध्यान से देखा जाए तो ये क्या है, बी ए की पावर 5 इंटू ए, और बी ए की पावर 5, देखो ए की पावर 5 क्या है, ई, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि b इंटू ई इंटू ए, यानी कि ये क्या हो गया, बी ए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, बी। ठीक, कोई समस्या, मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई समस्या हुई होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है। 19th क्या पूछा गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx अपॉन रूट ओवर cos 2x, इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए है, क्या ये साइन इनवर्स tan x होगी। ऑप्शन नंबर बी है, क्या ये tan x होगी। ऑप्शन नंबर सी है, क्या ये cos के इनवर्स में जाएगा। या फिर ऑप्शन नंबर डी है कि ये साइन x अपॉन रूट ओवर cos x जाएगा। और ऑप्शन नंबर ई है कि बच्चों से नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, नहीं, ई तो किसी भी तरह नहीं हो सकता भाई, हो जाएगा क्वेश्चन, बस सोचने वाली बात है। देखो सेक और कॉस इनवर्स रिलेशन के अलावा कुछ नहीं होता, और इनवर्स रिलेशन से हमें इंटीग्रेशन सॉल्व होते हुए नहीं दिख रहा। लेकिन हम एक चीज जानते हैं कि टेन और सेक में एक रिलेशन होता है, क्या, कि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। यानी अगर हम कुछ ऐसा गोंडोगोल करें, कुछ तिगड़मबाजी ऐसी लगाएं कि अगर यहाँ टेन आ जाके कहीं ना कहीं तो काम हो सकता है। तभी तभी आप में से कोई उठ के बोला सर कॉस टू एक्स फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 1 - tan² x अपॉन 1 + tan² x। ये बनेगा sec x dx अपॉन रूट ओवर 1 - tan² x अपॉन 1 + tan, ये स्क्वायर है ना, टू मत समझ लेना इसको, गधेड़े हो जो टू समझोगा। इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करें तो क्या बनेगा, ये एक बात बताओ, ये sec x है, नीचे वाला क्या है 1 + tan² x, sec स्क्वायर x हो जाएगा, ऊपर जाएगा sec x, रूट से बाहर निकल के तो ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे क्या रहेगा रूट ओवर 1 - tan² x। अब ये सॉल्वेबल है कैसे, कि tan x को t ले लो, तो sec स्क्वायर x dx क्या बन गया dt, यानी क्या बना dt अपॉन रूट ओवर 1 - t²। देखा जाए तो ये क्या है, साइन इनवर्स t, यानी कि साइन इनवर्स tan x। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बोलो, लगा ना बहुत जोर का, दिमाग खराब हो गया होगा, है ना। आधे बच्चे तो छोड़ छोड़ के भाग गए होंगे, अरे यार इतना भयानक क्वेश्चन, बताओ सर हमारी तो हालत ही खराब हो गई। ठीक है यार, हालत ही तो खराब हुई है, और क्या हुआ है। अब देखना, वेक्टर का इतना मतलब सिंपल क्वेश्चन तो नहीं है, इतना टफ क्वेश्चन है, क्या ही बताएं। आपसे पूछा गया कि ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, फिर ऊपर से ए डॉट बी का होल स्क्वायर, और अपॉन में दे दिया गया कि 2a वेक्टर का स्क्वायर बी वेक्टर का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है। देखते हैं इसका ऑप्शंस क्या क्या है। अब देखना ऑप्शन कितने भयानक है, 5/2, बच्चा देखते ही छोड़ देगा भाई साहब, 5/2 संभव ही नहीं है। एक तो वेक्टर को लेके इतनी समस्या रहती है कि दिमाग खराब हो जाता है। बट अगर ध्यान से देखो तो क्रॉस प्रोडक्ट है बेटा ये, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ए बी साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस, अच्छा ये ध्यान रखना ये मॉड्यूलस दिए हुए हैं हमें, ये क्या है ए बी कॉस थीटा, और ये ए बी क्या है यहाँ पर मॉड्यूलस है, ध्यान रखना ये ए बी का मतलब, तो 2ab लिख सकता हूँ, 2a² b², दोनों में से a² b² कॉमन ले लो, क्या बचा अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या है 2a² b², ये काटा कूटा मच गया, ये टोटल 1 हो गया, आंसर क्या बना 1/2, ऑप्शन नंबर सी। बोलो, कोई समस्या, मर गए ना क्वेश्चन देखकर, है ना, दिमाग खराब हो गया ना, भेजा आउट, इतना टफ क्वेश्चन बाप रे। 21 क्वेश्चन है, किस तरह से होगा, देखो एक इक्वेशन हमें दी है, क्या कि 1/r इक्वल टू 1/8 प्लस 3/8 कॉस थीटा रिप्रेजेंट, ये किसे रिप्रेजेंट करता है, क्या ये तुम्हें करता है भैया, मुझे तो नहीं करता।
ऑप्शन नंबर ए है रेक्टेंगुलर, अरे यार स्पेलिंग, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कौन बोला? हाइपरबोला। ऑप्शन नंबर बी है बस एक सिंपल सा हाइपरबोला। ऑप्शन नंबर सी है क्या ये एलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? एलिप्स तो समझती हो, दीर्घवृत्त। और ऑप्शन नंबर डी क्या ये पैराबोला? कौन बोला? पैराबोला। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हालांकि बहुत ही वाहियात क्वेश्चन है, पर क्या करें। 1/r = 1/8 प्लस क्या दे दिया 3/8 कॉस थीटा। गरीब आदमी को दिखा कि 8/r है, 1 + 3 कॉस थीटा। जैसे ये दिखा तो इसने कंपेयर किया किससे? ओरिजिनल इक्वेशन से। क्या होती है? 1/r = 1 + e कॉस थीटा। कंपेयर जैसे ही किया तो देखा गया कि e की वैल्यू 3 है, जो कि कैसी है? ग्रेटर देन 1। और e की वैल्यू जब भी ग्रेटर देन 1 होता है तो हमेशा वो एक हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। बोलो कैसा लगा? लगा ना बहुत जोर का? बस इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। क्या कि ऑन द पैराबोला एक और पैराबोला दे दिया गया। क्या है? y = x²। द पॉइंट ऑफ लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम straight line y = 2x - 4 is। ऑप्शन नंबर ए है 1,1, ऑप्शन नंबर बी है 1,0, ऑप्शन नंबर सी है 1,-1 एंड ऑप्शन नंबर डी है 0,0। कि एक पैराबोला पर इस लाइन की इक्वेशन से कौन सा सबसे सबसे पास में पॉइंट होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सही बता रहा हूँ। कैसे? देखो y = x² दिया है और y = 2x - 4 दिया है। मान लो कहीं पर जाकर ये बहुत ही ज्यादा एक जगह पर आके, जैसे कैसे बताऊं मैं, सपोज करो एक दूसरे पर को कट कर रहे हैं, सपोज करो, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इससे ज्यादा पास तो क्या ही होंगे, है ना? तो क्या बनेगा कि x² = 2x - 4, यानी एक अगर देखा जाए कि जो फंक्शन बन रहा है मेरा, वो क्या बन रहा है? ये। ठीक। अच्छा, f' निकालते हैं, इसका कैलकुलस ऐड करते हैं इसमें, तो क्या बनेगा? 2x - 2, यानी देखा जाए तो x = 1, अगर इसे 0 से इक्वल रखो। ठीक। फॉर लीस्ट डिस्टेंस हमने क्या करा? यानी x = 1 पे, और इसको अगर यहाँ रखा जाए तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 1। यानी कौन से पॉइंट पर हुआ? 1,1 पे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। टफ था ना क्वेश्चन? नेक्स्ट आते हैं 23 पर। 23 का जो क्वेश्चन है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। ये एक लाइन है, क्या 3x + 4y - 1 = 0, ये टच करके भाग गई। किसको? समझ गए तुम? सर्कल को। इसकी इक्वेशन है x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर = r²। देन r इज व्हाट? ऑप्शन नंबर ए है क्या ये 12/5 है, ऑप्शन नंबर बी है क्या ये 5 है, ऑप्शन नंबर सी है क्या ये 2 है, और ऑप्शन नंबर डी है क्या ये 2/5 है। शक्लें पहचानो, दिमाग लगाओ। दिमाग लगाया तो समझदार आदमी ने देखा कि अरे भाई साहब ये है क्या? ये कुछ भी नहीं है, ये 3 × 1 है, प्लस 4 × 2 है, और माइनस का 1 है, और अपॉन में क्या आएगा? 5। लगा लेना दिमाग, 5 कैसे आया भाई? ये तो जानते ही हो ना, 9 + 16 यानी √3² प्लस 4²। सॉल्व कर लेना, आंसर आएगा 2, और यही आर की वैल्यू होती है। लो, हो गया। वेरी इंटेलिजेंट वाला टफ क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन पड़ेगी। 24 क्या है? थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ज़्यादा टफ नहीं है, बट हाँ एक लगभग ये मान लो एक पूरा पेज खा जाएगा। क्वेश्चन लिख रहे हैं कि द नॉर्मल एट पॉइंट 3,4 on a circle cuts
द सर्कल एट पॉइंट -1, -2, then the equation of circle is, ऑप्शन नंबर ए है x² + y² + 2x - 2y - 13 = 0। ऑप्शन नंबर बी है x² + y² माइनस का 2x और क्या हो गया माइनस का सॉरी प्लस का 2y + 12 = 0। ऑप्शन नंबर सी है x² + y² माइनस का 2x माइनस का 2y + 14 = 0। एंड ऑप्शन नंबर डी है x² + y² माइनस का 2x माइनस का 2y - 11 = 0। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बट कैलकुलेशन है वो थोड़ा वो देख लेना। देखो एक चीज मैं बताता हूँ कि नॉर्मल ऑफ सर्कल, सर्कल का जो नॉर्मल होता है वो हमेशा इसके सेंटर से पास आउट होता है। अगर सेंटर से पास आउट हो रहा है इसका मतलब ये जो सर्कल है इसके जो डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो 3,4 है और एक -1, -2 है। ठीक, तो इसके लिए जो सेंटर अगर मैं निकालूंगा कि सेंटर क्या निकलेगा, सेंटर तो आप बता ही सकते हो ना, 3a + b/2 यानी कि 3 - 1/2 और 4 - 2/2 यानी क्या बना ये 1,1 इसका सेंटर हो गया, है ना। अच्छा, तो रेडियस भी निकालेंगे। रेडियस कैसे निकालेंगे भाई, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल दो, है ना, या फिर डिस्टेंस का आधा कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे ही रेडियस निकलेगा। तो एक काम करते हैं, ये 1,1 है ना, 3,4 और 1,1 के बीच में डिस्टेंस निकाल देते हैं, यानी √3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर, यानी √2 स्क्वायर यानी कि 4 यानी 9 यानी √13 ये आया, √13 आया ना। चलिए अब आते हैं, देखो सर्कल, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस, अब क्योंकि ये सेंटर से पास आउट हो रहा है ना, सेंटर क्या है इसका 1,1 और इक्वल टू √13। ठीक, अब इसको आराम से सॉल्व कर लेना, बहुत ही आराम से, है ना, ये इतना तो आप कर ही सकते हो, x² + y² माइनस का 2x माइनस का 2y -11 = 0 होगा। आप इसे आराम से सॉल्व कर लेना, ट्राई कर लेना। अच्छा एक सेकंड, ये r² होता है इसलिए ये रूट हट जाएगा, है ना, आराम सॉल्व कर लेना, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हो भैया, इतनी तो मैं उम्मीद कर ही सकता हूँ। नेक्स्ट कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, 25 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं इसको, इक्वेशन है द इक्वेशन x + y का होल स्क्वायर माइनस x² + y² = 0, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान से देखना। ऑप्शन नंबर ए है क्या एक सर्कल बता रहा है, ऑप्शन नंबर बी है क्या ये 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, सी है क्या ये 2 पैरेलल लाइंस को बता रहा है, या ऑप्शन नंबर डी क्या ये नोटा को बता रहा है। देखते हैं, देखो देखा जाए तो x² + y² + 2xy और माइनस का x² माइनस का y² = 0, यानी ये खत्म ये खत्म ये खत्म ये खत्म, क्या बचा 2xy = 0। देखा जाए तो x y = 0, इसकी यहाँ से दो ही कंडीशंस बन सकती हैं कि या तो x = 0 होगा या फिर y = 0 होगा, या दोनों ही 0 हो जाएंगे। अब x = 0 का मतलब क्या हो गया y एक्सिस, y = 0 का मतलब क्या होगा x एक्सिस, और y और x एक दूसरे के कैसे होते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस को ये डिनोट कर रहा है। बताओ, है ना टफ क्वेश्चन, भयानक टफ क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, लेट मी चेक कहाँ है नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 26, पूछा गया है कि द एंगल बिटवीन द लाइन एक्स वाई = 0 इज, ए है 45, बी है 60, फटाफट से बता दो इससे पहले कि मैं इसको यहाँ नोट करूँ, उससे पहले बता देना।
कमेंट में। चलो टाइम अप। देखो पूछा गया है कि एक्स वाई इक्वल टू जीरो, यानी कि इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो रहा है। जीरो होने का मतलब ये एक्स इंटू वाई जीरो, यानी एक्स इक्वल टू जीरो या फिर वाई इक्वल टू जीरो, यानी कि ये दोनों कैसे हैं, एक्स परपेंडिकुलर टू वाई। हो गया, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। टफ था ना, भयंकर टफ। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 पर। 27th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखेंगे। कहाँ गया, हाँ, कि इफ द coordinates of the vertices of a samosa, samosa means triangle, b 1 comma a 2 comma b and c cube comma 3, then आपसे पूछा जा रहा है कि इसका सेंट्रॉइड बताओ। देन सेंट्रॉइड ऑफ द समोसा यानी ट्राइंगल क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है लाइज एट द ओरिजिन, ऑप्शन नंबर बी है it cannot lie on x axis, ऑप्शन नंबर सी है कि कैन नॉट लाई ऑन वाई एक्सिस, और ऑप्शन नंबर डी है नोटा यानी नन ऑफ दी अबव। देखते हैं किस तरह से करेंगे। देखो सेंट्रॉइड का मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस के लिए 1 + 2 + c² / 3 और वाई एक्सिस के लिए a + b + 3/3। अब देखो अगर मैं देखूं ऑन वाई एक्सिस पर x इक्वल टू 0 होगा, यानी कि पक्का है कि 3 + c² / 3 क्या सा होगा, 0 होगा। यानी सॉल्व करना है यहाँ से कि c² की वैल्यू -3 आएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, यानी वाई एक्सिस पर तो लाई नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बस इतना सा था, मतलब कहाँ हो सकता है कहाँ नहीं हो सकता ये हमें देखना था और कुछ नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, एक सेकेंड। द पॉइंट्स 1, 1 0, sec² थीटा और cosec² थीटा, 0। एक बार मैं माइक देख लेता हूँ, हाँ बराबर है। आर कोलिनियर फॉर, तो ऑप्शन नंबर ए है थीटा इक्वल टू n π/2, बी है थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू n π/2, ऑप्शन नंबर सी है, मैं फिर कह रहा हूँ राइटिंग में मत जाना मर जाओगे, त्राहिमाम कर दोगे, और डी है नोटा, हार्ट अटैक हो जाएगा आधों को, तो है ना, आधों के दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी, डर के मारे, किसी और चक्कर में नहीं, पता चले, बस ठीक है, अब इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता मैं। देखो पॉइंट्स कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब क्या होता है, एरिया जीरो हो, यानी एक ही लाइन में है। एक ही लाइन में मतलब ट्रायंगल का एरिया जीरो। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, ये तो जानते ही हो आप, कैसे 1 1 और 1 1 1 0 और sec² थीटा और यहाँ से cosec² थीटा और यहाँ से 0, इसकी वैल्यू निकालेंगे, और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये 0 आएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। लेकिन एक समस्या है, यानी हर एंगल पे 0 हो जाएगा, लेकिन समस्या ये है कि अगर ये इनफाइनाइट हो गया तो समस्या हो जाएगी, और इनफाइनाइट कहाँ होता है, π/2 पे, यानी कि थीटा n π/2 नहीं हो सकता, बाकी सब होगा। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 है। अब देखो 29 क्या कह रहा है, एक सेकेंड, हाँ हमसे पूछा गया कि साइन ऑफ H 1/2 किसके इक्वल है। ऑप्शन नंबर ए है क्या ये tan ऑफ H 1/√5 के इक्वल है, बी है क्या ये tan इनवर्स H√5 के इक्वल है, ऑप्शन नंबर सी है क्या ये tan ऑफ H 1√3 हो गया, और क्या ये नोटा होगा। ठीक, देखो भाई किस तरह से करेंगे। ये है सेकंड, हाँ, तो देखो किस तरह से इसको करने वाले हैं।
सॉल्यूशन पर आते हैं कि लेट एक काम करो कि जो साइन ऑफ एच इनवर्स 1/2 है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए एक्स ले लेता हूँ, यानी कि सीधी सी बात है कि साइन ऑफ एच एक्स क्या हो जाएगा 1/2। अब यहां से एक चीज हमें पता है क्या, कि कॉस ऑफ एच स्क्वायर एक्स माइनस का साइन ऑफ एच स्क्वायर एक्स, ये 1 होता है, आइडेंटिटी है, जानते हैं आप लोग। तो कॉस ऑफ एच स्क्वायर एक्स की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस साइन ऑफ एच स्क्वायर एक्स। और यहाँ से अगर मैं सेक के लिए बात करूँ, क्योंकि टेन में बदलना है तो टेन के लिए तो सेक में जाओ, पहले सेक से फिर टेन में जाना। तो कितना हुआ, 1/1 प्लस साइन ऑफ एच स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू हो गई 1/1 प्लस 4/5, यानी कितना हुआ, सॉरी 1/4, है ना, जो कि हो जाएगा 4/5। अब ये हुआ, तो आगे बताते हैं कि टेन ऑफ एच स्क्वायर एक्स ये क्या होता है। एक बात बताओ, क्या ये, इसको मैं साइन ऑफ एच स्क्वायर एक्स इंटू सेक ऑफ एच स्क्वायर एक्स बोल सकता हूँ। देखा जाए तो ये 1/4 है, ये 4/5 है, आंसर कितना हुआ 1/5। लेकिन स्क्वायर है तो एच एक्स कितना होगा, √1/5। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड एक सेकेंड, अगर एक्स कितना होगा, टेन ऑफ एच इनवर्स 1/√5, टेन ऑफ एच इनवर्स रूट ओवर, ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। थर्टीथ क्वेश्चन है कि अगर cosec थीटा इक्वल टू कॉट ऑफ हाइपरबोलिक एक्स है, देन आपसे पूछा जा रहा है कि टेन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी। ऑप्शन नंबर ए है, क्या ये कॉस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स होगा, ठीक है। बी ऑप्शन है, क्या ये कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स होगा, क्या ये टेन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स होगा, और डी है, क्या ये साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स होगा। देखते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। देखो ट्रिग्नोमेट्री में कहाँ गया, हाँ, एक सेकेंड, हाँ। अब ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है भाई, एक चीज देखो, कॉसेक थीटा इक्वल टू कॉट ऑफ एच थीटा में दिया है। एक चीज बताओ कि इसका अगर स्क्वायर देखा जाए तो इसका भी तो स्क्वायर होगा यहाँ पर। इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं, तो इसको भी तो कॉट ऑफ हाइपरबोलिक एक्स एच बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, सॉरी एक्स चल रहा है पूरा ही। ठीक, देखा जाए तो ये कॉट स्क्वायर थीटा क्या बना, कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1, जो कि क्या होता है कॉसेक हाइपरबोलिक। यानी कि अगर जब मैं इसे 10 में कन्वर्ट करूंगा तो ये 1/, पहले तो स्क्वायर से स्क्वायर हटेगा, तो ये होगा सी एस सी हाइपरबोलिक एक्स, और ये कितना होता है साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आसान था, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं 31। क्या है कि कॉट इनवर्स माइनस का √3 पूछा गया हमसे, क्या है। ऑप्शन नंबर ए है माइनस का पाई/6, ऑप्शन नंबर बी है 5 पाई/6, ऑप्शन नंबर सी है पाई/3, और ऑप्शन नंबर डी है 2 पाई/3। लेट्स सी से किस तरह से करेंगे। देखो हमें क्या दिया है कि कॉट इनवर्स माइनस का √3, है ना। मरने वाला देखकर यही मर गया कि मैंने इसको कॉट इनवर्स √3 कैसे लिख दिया, पाई माइनस करके। और तो और ये तो पाई/6 होता है, तो देखा जाए तो क्या हुआ 5 पाई/6। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, बी इज द करेक्ट आंसर। बस इतना सा क्वेश्चन था ये, है ना, इतना सा क्वेश्चन था ये। अब देखना 32, क्वेश्चन नंबर 32, थोड़ा हिंदी में ले लें या चलो यार इंग्लिश में ही देख लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड मैं इसको इंग्लिश में लिख लेता हूँ। पूछा गया है
a flag of 6 meter is, फ्लैग नहीं है, स्टाफ ले लो इसे, चलो फ्लैग ही ले लो, फ्लैग मतलब समझ ही गए, पूरा झंडा डंडे सहित है ना, मीटर हाइट is placed on the top of the tower, ठीक है, एक टावर के ऊपर है ये, throws a shadow, राइटिंग में मत जाना, मैं फिर कह रहा हूँ, ऑफ 2√3, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना उनकी राइटिंग खराब रहती है, ऑन द ग्राउंड, देन द एंगल, अरे एंगल, ये डिग्री में हमें बताना है, दैट द सन मेक्स विथ द ग्राउंड इज, ये हमें बताना है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए है 60 डिग्री, बी है 80 डिग्री, सी है 75 डिग्री और डी है नोटा। लेट्स सी किस तरह से करेंगे। देखो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये परछाई है और ये झंडे की ऊंचाई है, हमें थीटा निकालना है, बस इतना सा। तो देखो टेन थीटा कितना होता है, 6/2√3, काटा कुटा मचाएंगे तो √3 बनेगा, और √3 यानी कि थीटा कितना हो जाएगा, √3 कितने पर होता है, π/3 यानी 60 पर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, बस हो गया, इतना सा क्वेश्चन था, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, कि ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए 45 डिग्री है, ठीक है, एंगल बी 75 डिग्री है, देन आपसे पूछा गया है कि a प्लस सी √2 की वैल्यू क्या है। ऑप्शन नंबर ए है 0, बी है 1, सी है बी और डी है 2b। लेट्स सी इसका सॉल्यूशन देखेंगे किस तरह से हम इसे कर सकते हैं, है ना, दिमाग लगाना ज़रा ध्यान से। ये सबसे पहले एक समोसा बनाएंगे, है ना, ए, ये बी, ये सी, ये तो हो गया ए, माइक देख लेता हूँ, हाँ, बी के सामने वाली साइड होती है बी और सी के सामने वाली साइड क्या होती है, सी। अच्छा ये हमें दिया हुआ है 45, ये हमें क्या दिया हुआ है 75, तो ऑब्वियसली बात है दूसरा तीसरा एंगल क्या हुआ 60 का। अब अगर ऐसा दिया है तो साइन रूल आप सभी जानते हैं, ए बाय साइन ए होता है, बी बाय साइन बी होती है और सी बाय साइन सी होता है ना। अच्छा, और इसे हमेशा के इक्वल ले लेते हैं, तो जो ए की वैल्यू क्या बनी, के साइन 45, बी की वैल्यू क्या मिली, के साइन 75 और सी की वैल्यू क्या मिली, के साइन 60। थोड़ा और इज्जत से लिखेंगे तो k/√2, ये हो गया के √3+1, ये याद करने का तरीका मैंने बताया था 0.2√2, और ये हो गया के √3/2, है ना। अच्छा, अब हमसे पूछा गया है कि a प्लस सी √2 यानी कि के 1+√3/√2, एक सेकेंड गलती करी मैंने कुछ, हाँ, यानी a की वैल्यू तो k/√2 प्लस k √3/2√2। ओ हो, मैं कर क्या रहा हूँ, और इंटू, एक सेकेंड, ये √2 नहीं आएगा यहाँ पे, √2 यहाँ आएगा, हाँ। अब काटा कुटा करेंगे तो ये गया √2 टाइम्स, ठीक है, और थोड़ा इसको आसान बना लेना, आराम से बना लेना, ठीक है। इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2k √3+1 अपॉन 2√2, यानी कि देखा जाए तो ये कैसा है, बी, यानी क्या आया 2b, 2b मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कैसा लगा, बहुत ज़ोर से लगा।
34 पर आते हैं। 34 है। अब देखो बहुत ही जल्दी जल्दी अब हो जाएगा आराम से, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। देखो आपसे पूछा गया है 1 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस वाई, इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। ऑप्शन नंबर ए है 1, बी है 0, सी है एक्स और डी है एक्स वाई। सॉल्यूशंस देखेंगे, कुछ भयानक नहीं करा, R2 माइनस R1 कर देना और R3 माइनस R1 कर देना, तो क्या बनेगा? इससे होगा ये कि 1 1 1 आ गया, 1, एक सेकेंड, ये तो 0 हो जाएगा, 0 x 0 और 0 0 y। डिटर्मिनेंट जब भी ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट होता है तो उसके डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन ही उसका डिटर्मिनेंट होता है, यानी कि आंसर आ गया एक्स वाई। कौन सा ऑप्शन? डी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 35। 35 हमसे क्या कह रहा है? एक सेकेंड, हाँ, 35 हमसे क्या कह रहा है कि 1 1 1 4 माइनस 2 2x एंड 25 5x स्क्वायर इक्वल टू 0 के रूट्स हमें बताने हैं। कौन से होंगे? ऑप्शन नंबर ए है -1 -2, ऑप्शन नंबर बी है -1 2, ऑप्शन नंबर सी है 1 -2 एंड ऑप्शन नंबर डी है 1 2। देखो दो तरीके हैं, एक तो ये है कि डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो और फिर देखो एक्स की वैल्यू क्या क्या आएगी। दूसरा तरीका बहुत ही आसान है, वैल्यूज़ देखो। देखो डिटर्मिनेंट में अगर कोई दो रो सेम हो जाती है तो उनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। अब ये 0 तो जी दिया है, ये भी 0 होना चाहिए, यानी कि देखो 1 4 20, अगर मैं यहाँ भी 2 रख दूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ 2 रख दूँ तो और यहाँ भी 2 रख दूँ तो 0 हो रहा है, मतलब 2 जैसा तो कुछ कुछ आएगा। दूसरी चीज़ नेगेटिव भी नहीं आ सकती, क्यों? क्योंकि अगर जैसे मैं -1 रखूँगा तो समस्या हो जाएगी और 1 रखूँगा तो काम हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखते ही हो गया भैया, सोचने की ज़रूरत ही नहीं, सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, एक सेकेंड मैं देख लेता हूँ, 35 किया ना, 36 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है कि √5 + 1 की होल पावर 5 प्लस सॉरी माइनस √5 -1 की होल पावर 5, इसकी वैल्यू क्या है? ऑप्शन नंबर ए है 252, ऑप्शन नंबर बी है 352, ऑप्शन नंबर सी है 452, ऑप्शन नंबर डी है 532। आते हैं सॉल्यूशन पे। देखो बहुत ही आसानी सी बात है कि इसे हम किससे ओपन करेंगे, जो हमारी क्या कहते हैं उसको, a+b की होल पावर n होता है ना, बाइनोमियल एक्सपेंशन, और ये भी बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो जब भी आप सॉल्व करोगे ना तो देखना इवन टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, हमारे पास सिर्फ ऑड टर्म्स बचेंगी, और क्योंकि ये वो ऐड होंगी इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या बनेगा 5c0 प्लस 5c2 इंटू 5 प्लस 5c4 इंटू 5 का स्क्वायर। तो जब इसे सॉल्व कर लेना 352 विल बी द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज द आंसर। बस इतना सा, बस इतना सा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, कहाँ गया, कि आपसे पूछा गया है लास्ट डिजिट ऑफ 7 की पावर 300 इज, लास्ट डिजिट बताओ, क्या वो 7 होगा, क्या वो 9 होगा, क्या वो 1 होगा, या वो 3 होगा? अब देखने वाले तो वैसे ही मर जाएंगे, पर जो नहीं देखेगा, जो ट्राई करेगा वो ये देखेगा। यानी 7 की पावर 1 में यूनिट डिजिट 7 बनेगी, 7 की पावर 2 में 9 बनेगा, 7 की पावर 3 में 3 बनेगा, 7 की पावर 4 में 1 बनता है, और 7 की पावर 5 में 7 बनता है। फिर राउंड शुरू हो जाएगा। अब आप देखो कि ये जो 300 है ये किस किस से डिविजिबल है, सबसे छोटी से छोटी डिजिट, तो बोलोगे 4 से डिविजिबल है ना, यानी कि 300 डिविजिबल बाय 4 पक्का, यानी कि जो लास्ट डिजिट होगी वो क्या बनेगी? 1। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, इस समेशन r इक्वल टू 0 से लेके m तक, ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है थोड़ा, n प्लस आर सी एन की वैल्यू क्या है? ऑप्शन नंबर ए है n प्लस m प्लस 1 सी n प्लस 1, बी है n प्लस m प्लस
2cn। ऑप्शन नंबर सी है n+m+3cn-1। और ऑप्शन नंबर डी है वही हमारा लोटा, लोटा नहीं नोटा। देखना बहुत ही ध्यान से इसको समझेंगे, अगर बहुत ध्यान समझेंगे तो चीज़ें आसान लगेंगी, वरना ये थोड़ा सा आपको टफ महसूस हो सकता है। ऐसा कोशिश करूंगा ना हो। देखो r=0 से m तक है, यानी n प्लस r जो है वो c। अब ध्यान से देखना, एक फॉर्मूला होता है क्या कि एन सी आर लिखो और एन सी एन माइनस आर लिखो, बात एक ही है। तो इस एन सी आर की जगह मैं एन सी एन माइनस आर करूंगा, यानी कि मेरे पास क्या बचेगा, एन से एन खत्म, आर बचेगा। ठीक, यहाँ तो कोई समस्या। ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, बस ये जो पैटर्न है जो ओपन करने का, यही काम की चीज़ है। देखो, तो एन सी ज़ीरो प्लस n+1 c1 प्लस n+2 c2 प्लस n+3 c3 एंड अप टू सो अनटिल n+m cm, ये बनेगा क्योंकि मैंने यह ओपन किया यहाँ तक। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसे मैं लिख सकता हूँ 1 और इसे लिख सकता हूँ n+1। आगे इसको एज इट इज रहने दो, n+2 c2 प्लस n+3 c3 एंड अप टू सो अनटिल n+m cm। अगर देखा जाए ध्यान से तो ये क्या है, ये n+1 c1 है कि नहीं है ना। और यहाँ से n+2 c2 को अलग कर दो, फिर इनका ग्रुप बना दो। अगला रह गया n+3 c3 एंड अप टू सो अनटिल n+m cm। ठीक, फिर और देखोगे तो ये बन रहा है n+3, क्योंकि सम से बनता है। ठीक है, n+1 तो ये हो जाता है n+1 c1। अब ये बनेगा n+3 c2 प्लस अगला ग्रुप बन जाएगा n+3 का ले लो c3, है ना, फिर ग्रुप बन जाएगा तो n+m cm। और इस तरह से ये चीज़ें चलती जाएंगी, तो चलती जाएंगी, लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा कि n प्लस जो m है c m-1 प्लस n प्लस m c m। तो इसका फॉर्मूला तो क्या बनेगा, n+m+1 cm। ये डायरेक्ट रिजल्ट भी होता है, या फिर आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो n+m+1 cn+1 एंड दिस इज माई फाइनल आंसर n+1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर n+m+1 cn+1, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से कर सकते हैं। 38 हुआ। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, है ना। अब तो लगभग फिनिश होने की, चिंता ना करें कि इन हाउ मैनी वेज, पता है ये जो क्वेश्चन है ना, ये आईआईटी में भी आ चुका है। इन हाउ मैनी वेज कैन 10 ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस बी रिप्लाइड। मैं ये नहीं कह रहा कि किस तरह से जवाब दिए जा सकते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि किस मतलब कितने तरीके से सही होंगे, मैं ये कह रहा हूँ कितने जवाब दिए जा सकते हैं। बहुत ध्यान से देखना, बी है 100, सी है 512 और डी है 1024। देखो क्लियर सी बात है, हर क्वेश्चन में दो ऑप्शन होंगे, और पहले के भी दो, यानी पहले क्वेश्चन के तरीके कितने, दो, दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके कितने, दो, या तो सही या गलत, तीसरे के भी दो, एंड अप टू सो अनटिल 2। लेकिन ये कितने हैं, टोटल 10 है, यानी 2 की पावर 10, यानी कि 1024 इसमें करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन हो गया। इस तरह से इसे कर सकते थे क्या है ना, चिंता ना करें, बहुत ही जल्दी ये वीडियो खत्म होने वाली है, परेशान हो गए होंगे आप भी। 40 है, 40 नंबर का क्वेश्चन है कि आपसे पूछा गया है कि x² प्लस y² की वैल्यू 25 है और xy अगर 12 है तो x की वैल्यू क्या हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए है 3,4, ऑप्शन नंबर बी है 3,-3, ऑप्शन नंबर सी है +-3, +-4, ये चार हैं वैल्यूज़, है ना, ध्यान रखना। एंड ऑप्शन नंबर डी है -3, -3 कि बस यही रहे। लेट्स सी। देखो बहुत ध्यान से सोचना, x² प्लस y², गरीब आदमी क्या करेगा, बेचारा यहीं मर जाएगा। मैंने क्या करा, 2xy ऐड कर दिया दोनों जगह। इसका कारण ये कि ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन गया, और ये 25 प्लस 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 12,
यानी कितना होगा 25 + 24 49, यानी कि x + y क्या बना ±7 और x × y कितना बना 12। सॉल्व कर लेना आराम से दोनों इक्वेशन से कि x की जो वैल्यू ±3, ±4 बनेगी। ये तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 41 नंबर का क्वेश्चन है। 41 नंबर का क्वेश्चन है कि आपको बताने नंबर ऑफ रूट्स किसके x - 2/(x - 1) इक्वल टू 1 - 2/(x - 1। ऑप्शन नंबर ए है क्या वो 1 होगा, ऑप्शन नंबर बी है क्या वो 2 होंगे, ऑप्शन नंबर सी है क्या वो इनफाइनाइट होंगे और ऑप्शन नंबर डी है क्या एक भी नहीं होगा। नंबर ऑफ रूट्स बताने परेशान होने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन देखेंगे सीधे। देखो कि x - 1 -2/(x - 1) और इक्वल टू x - 1 -2/(x - 1। ये काटा कूटा मच गया, तो क्या बन गया ये हमारे पास, ये सॉल्व करेंगे x² - 2x + 1 = 0 इक्वेशन बनेगी। सॉल्व कर लेना, आपको कितने रूट्स मिलेंगे? 2 ही रूट्स मिलेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मतलब 2 रूट आने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन सा रूट होगा, मैं कह रहा हूँ कितने रूट होंगे। ठीक है, 42 पर आते हैं। लगभग क्वेश्चन खत्म होने को ही हो, चिंता ना करो। ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस कितनी है? 5/√7, 6/√7, √7। इसके बारे में बताना है। क्या ये HP है, क्या ये GP है, क्या ये AP है और D क्या ये कुछ भी नहीं है? देखो GP का मतलब है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का रूट इसके इक्वल हो ही नहीं सकता। AP भी नहीं होगा। अरे कॉमन डिफरेंस देखो ना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1/√7, लेकिन इन दोनों के बीच का है क्या? नहीं है। तो ना तो ये GP है, ना ये HP है, ना ये AP है, तो आंसर होगा नोटा। और देखने में पता चल रहा है कुछ भी नहीं है, वो देखते ही हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन है कि 9th टर्म ऑफ 27 + 9 + 5 2/5 + 3 6/7 प्लस इसकी 9th टर्म में बतानी है। ऑप्शन नंबर ए है 1 10/17, ऑप्शन नंबर बी है 10/17, ऑप्शन नंबर सी है 16/17 और ऑप्शन नंबर डी है 17/27। देखो एक सेकेंड, ये 27 है ऑप्शन। हाँ, अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। देखो टर्म्स क्या है, 27 9, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है 27/5, फिर क्या है 27/7 एंड अप टू सो ऑन। दिमाग लगाने वाला देखेगा कि सर ये तो अपन 1 है, और इसमें भी अगर देखा जाए तो 27/3 है, यानी 4 टर्म आ गई, 1 3 5 7, फिर क्या आएगा 9 11 13 17, 9 11 13 15 17, यानी जो 9th टर्म बनेगी वो बनेगी 27/17। यानी देखा जाए तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 10/17। कौन सा ऑप्शन हुआ? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लो देखते ही होगा। ठीक, 44 नंबर का क्वेश्चन है, √/-2 इंटू √/-3 ये बताना है। बताओ, इतना भयानक क्वेश्चन। बी है माइनस का √6, सी है आयोटा √6 और डी है नोटा। देखो ये क्या बना सॉल्यूशन में, देखा जाए तो क्या है √2 आयोटा और ये क्या है √3 आयोटा, यानी कि √6 आयोटा स्क्वायर यानी -1, ये माइनस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हो गया। लो, है ना टफ क्वेश्चन। 45 नंबर का देखा जाए, 45 में हमसे पूछा है कि आपको बताना है कि रियल पार्ट किसका 1, एक सेकेंड, 1 + आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 3 - आयोटा। ठीक है, इसका रियल पार्ट बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए देखा जाए माइनस का 1/5, बी देखा जाए तो 1/5 है, सी देखा जाए तो 1/10 है और डी देखा जाए तो माइनस का 1/10। देखते हैं भाई कौन सा करेक्ट है। लगा लेना दिमाग अपना, एड़ी चोटी का जोर लगा लो, जो करना है कर लो आराम से, है ना। चलो कर होल स्क्वायर ओपन करेंगे, 1 - 1 + 2 आयोटा, होल स्क्वायर ओपन करना तो जानते ही है, 3 - आयोटा। काटा कूटा मचाया, काटा कूटा मचाया तो अच्छा नहीं लगा, रैशनलाइज किया,
3 प्लस आयोटा अपॉन 3 प्लस आयोटा, और दिमाग लगाया तो क्या बनेगा 2 आयोटा इंटू 3 प्लस आयोटा और अपॉन ये हो गया 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 6 आयोटा माइनस 2 अपॉन 10, कर लेना आराम से। तो माइनस का 2/10 तो इसका रियल पार्ट हो गया, प्लस 6 आयोटा बाई 10 इसका इमेजनरी पार्ट हो गया। हमें चाहिए ये, यानी कि माइनस का 1/5। कौन सा ऑप्शन? ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। 46 पर आते हैं। हमसे पूछा गया कि लॉग बेस 7, फिर से लॉग बेस 7 फिर रूट ओवर 7 रूट 7, ये इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। ऑप्शन नंबर ए है, क्या ये 3 लॉग बेस 2 7 है। बी है, क्या ये 1 माइनस 3 लॉग बेस 3 7 है। सी ऑप्शन है कि 1 माइनस 3 लॉग बेस 7 2 है। और डी, क्या ये राइटिंग पे मत जाना, मर जाओगे, मैं फिर कह रहा हूँ, सोचना भी मत। देखो, आते हैं इसके सॉल्यूशन पे कि लॉग बेस 7 लॉग बेस 7 रूट ओवर 7, अगर देखा जाए तो इसके अंदर में इस 7 इंटू 7 की पावर हाफ बोल सकता हूँ, ठीक है। अरे पावर ही तो है यार, देखो सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। यहाँ से 7 की होल पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 बनेगी, इतना तो जानते ही हो आप लोग, है ना। यानी लॉग बेस 7 और 7 की पावर क्या बनी 7/8। देखो ये खत्म, तो लॉग बेस 7 और 7/8 अलग अलग कर देंगे। लॉग बेस 7 ये 7 और माइनस लॉग बेस 7 8 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। देखा जाए तो 1 माइनस 3 लॉग बेस 7 2, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक और आखिरी क्वेश्चन है आपके, है ना, 47। देखो क्या पूछा जा रहा है इसमें कि द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ सेट 1 2 3 इज। प्रॉपर सबसेट कौन कौन से कितने होंगे? क्या वो 8 होंगे, क्या वो 7 होंगे, क्या वो 6 होंगे, और डी है क्या वो 5 होंगे? लेट्स सी। देखो 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए 8, लेकिन इसने प्रॉपर बोला है, और जो खुद और आइडेंटिटी होता है वो इम्प्रॉपर होगा, यानी कि 2 हटा दो इसमें से, कितने बचे 6। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।